हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बारोट्स बायोलॉजी वंस अगेन। आज हम स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेटा ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, जिसको यहां पे हम स्टडी करेंगे थ्रू वन एक्सपेरिमेंट जो दिया था अल्फ्रेड हेर्शी एंड मार्थ चेज ने। देखिए बेटा, इसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि 1928 में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1928 में ग्रिफिथ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमें डिस्क्राइब किया था कि कुछ है, कोई जेनेटिक मटेरियल है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। क्योंकि अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया हो तो आपने जाना होगा कि ग्रिफिथ ने वहां पे दो तरीके के बैक्टीरियाज यूज किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस, और वहां पे एस स्मूथ स्ट्रेन में से रफ स्ट्रेन में कुछ ना कुछ जा रहा था कैरेक्टर को लेके, पर वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे कि वो क्या था। देन आफ्टर 1933 से लेके 1944 के बीच में एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड, ये तीन साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से स्टडी किया था और हमें समझाया था कि किस तरीके से यहां पे जेनेटिक मटेरियल जो यहां पे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहा है वो कोई और नहीं पर वो डीएनए है। इन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स को यूज किया था और एंजाइम्स की मदद से उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाइड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर कहीं ना कहीं ये बात बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो उस दरमियान वहां पे जब 1933 to 1944 के बीच में जब ये साइंटिस्टों ने स्टडी किया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने ऑपोज किया कि नहीं, जेनेटिक मटेरियल अभी भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि डीएनए ही है। तो वहां पे 1952 में वहां पे अल्फ्रेड हेर्शी एंड मार्थ चेज जिन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया कि नहीं, डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। ये प्रोसेस करने के लिए हम यहां पे स्टडी क्या करना चाहते हैं? हम यहां पे स्टडी करना चाहते हैं अल्फ्रेड हेर्शी और मार्थ चेज के एक्सपेरिमेंट को। बट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट हमें समझाया है और जो सिखाया है वो कहीं ना कहीं बेस है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल पे। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिए, अल्फ्रेड हेर्शी ने बैक्टीरियोफाज को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। बैक्टीरियोफाज ये क्या है? ये ऐसा वायरस है बेटा, वायरस वो कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। दैट मीन्स ये ऐसा वायरस है बेटा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया में अपनी इंफेक्शन बराबर है पहुंचा सकता है थ्रू जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है। ओके, सो बैक्टीरियोफाज यहां पे उन्होंने स्पेसिफाई किया और ये बैक्टीरियोफाज कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर उसका दिखाई देता है। अब ये बैक्टीरियोफाज अगर यहां पे बैक्टीरिया में उसका इंफेक्शन अगर लगाया जाता है तो ऑब्वियसली होगा ये कि ये बैक्टीरियोफाज जो वायरस है ये कहीं ना कहीं अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा। अगर ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है तो ऑफ कोर्स यहां पे सिचुएशन ये होगी कि ये जेनेटिक मटेरियल जो यहां से एक वायरस में से ही बैक्टीरिया में आया है, वही जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज यहां पे इकोलाई बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया में बनेगी। बहुत सारी यहां पे क्या बनेगी बेटा? कॉपीज बनेगी। और ये कॉपीज जब यहां पे बैक्टीरिया कंप्लीटली कॉपीज, मतलब यहां पे आरएनए के यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब यहां पे बहुत सारी कॉपीज यहां पे बन जाएगी तो ऑब्वियस चीज है कि यहां पे ये बैक्टीरिया की वॉल ब्रेक होगी और ये सारे जेनेटिक मटेरियल रिलीज होंगे और ये कहीं ना कहीं दूसरे बैक्टीरिया में एंटर हो जाएंगे। तो बेटा ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल जो है उसका मतलब ही ये है दैट ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, इसे ही हम ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। और यही टॉपिक है, यही कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं अल्फ्रेड और हेर्शी और मार्थ चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताने की कोशिश की है कि
जेनेटिक मटेरियल कौन है? आज हम ये तो जान गए हैं कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इंफेक्शन के थ्रू बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है, बट ये जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है? क्या ये डीएनए है? क्या ये प्रोटीन है? ये जानना बहुत जरूरी था, बिकॉज ज्यादातर साइंटिस्ट उस वक्त यही मानते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। इतने सारे साइंटिस्टों ने प्रूव करके बता दिया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट देन आल्सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इसीलिए तो एल्फ्रेड हेर्शी एंड मार्थ चेज को आना पड़ा अपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ कि नहीं, जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली डीएनए ही है। बट ये कैसे प्रूव होगा? तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव होगा, जो हम यहां पे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा आप यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पे लिया जा रहा है बैक्टीरियोफाज, और बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ओके, ये हो गया बैक्टीरियोफाज। यहां पे दो बैक्टीरियोफाज को मैं यहां पे डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। ओके, चलिए, ये बैक्टीरियोफाज हो गया। अब बात यह है कि एक बैक्टीरियोफाज को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया जिस मीडियम में रेडियोएक्टिव सल्फर की मौजूदगी थी। किसकी मौजूदगी थी? रेडियोएक्टिव सल्फर की मौजूदगी थी, S35। उसी तरीके से ये बैक्टीरियोफाज को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया जहां पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस की मौजूदगी थी, P32। तो इतना समझ लीजिए कि यहां पे एक बैक्टीरियोफाज फास्फोरस मीडियम में ग्रो किया जा रहा है और एक बैक्टीरियोफाज जो है वो सल्फर मीडियम में ग्रो किया जा रहा है। अब आपको एक बात जरा यहां पे ध्यान रखनी होगी, जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा। अगर हम यहां पे सल्फर की बात कर रहे हैं, सो बेटा आप यहां पे ध्यान रखिए कि सल्फर जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है। दैट मीन्स ये प्रोटीन कंपोनेंट है। और वहीं अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, सो फास्फोरस जो है वो डीएनए कंपोनेंट है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यहां पे एल्फ्रेड हेर्शी और मार्थ चेज ने जब इस बैक्टीरियोफाज को सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया होगा, तो सल्फर ऑब्वियसली, वो सल्फर जो है, रेडियोएक्टिव सल्फर जो है, वो वायरस में गया होगा। पर वायरस में वो सल्फर कहां जाके जुड़ेगा? क्या वो डीएनए में जाके जुड़ेगा या प्रोटीन में जाके जुड़ेगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सल्फर जो है वो प्रोटीन का कंपोनेंट है, तो प्रोटीन के साथ जाके जुड़ेगा। अब बात यह है कि ये वायरस में, ये बैक्टीरियोफाज में प्रोटीन कहां है? तो जरा ध्यान से सुन लीजिए बेटा। वायरस की ये जो आप वॉल देख रहे हो, ठीक है, कवरिंग देख रहे हो, ये आउटर कवरिंग जो है वो कंप्लीटली प्रोटीन से बनी हुई है। ये कंप्लीटली बेटा किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। सो ये प्रोटीन से बनी हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि इस वायरस के प्रोटीन कोट में, बाहर के प्रोटीन कोट में S35 जुड़ चुका है। ओके, अंदर डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, पर जेनेटिक मटेरियल के साथ वो जुड़ा नहीं, वो डीएनए के साथ जुड़ा नहीं। बट यहीं अगर मैं इस साइड की बात करूं, जहां पे हमने स्पेसिफिकली फास्फोरस यहां पे रेडियोएक्टिव मीडियम के फॉर्म में लिया है, ये फास्फोरस जब वायरस की बॉडी में जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया फास्फोरस डीएनए का कंपाउंड है, तो यहां के डीएनए में हम कह सकते हैं कि डीएनए के साथ ये फास्फोरस जो है वो बाइंड होने वाला है, डीएनए के साथ वो जुड़ जाएगा। तो एक बात तो तय हो गई कि दो मीडियम लिए गए थे और दोनों मीडियम में वायरस को ग्रो करने के बाद स्पेसिफिक लोकेशन पे, मतलब स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है, फास्फोरस और सल्फर वहां पे ज्वाइंट हो चुका है। ओके, अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। ये बैक्टीरियोफाज का इंफेक्शन बैक्टीरिया में, ठीक है, लगाया जाएगा। दैट मीन्स कि जानबूझ के ये बैक्टीरियोफाज का इंफेक्शन जो है वो बैक्टीरिया पे लगाया जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम इंफेक्शन कहेंगे, एक इंफेक्शन प्रोसेस जिसमें जानबूझ के बैक्टीरिया जिसके पास P32 है, सॉरी वायरस जिसके पास P32 है, वायरस जिसकी कोट में S35 है, ऐसे वायरस का इंफेक्शन बैक्टीरिया पे लगाया जाएगा। अब एक बात है बेटा, कोई भी वायरस इंफेक्शन कब स्प्रेड करेगा?
दैट मीन्स कि वो अपना इंफेक्शन कैसे फैलाएगा, थ्रू देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ऑफकोर्स यहां से वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा, आइदर प्रोटीन होगा, डीएनए, हमें पता नहीं है, बिकॉज यही हम प्रूव करने निकले हैं। तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक मटेरियल यहां से बैक्टीरिया में जाने वाला है और यहां से भी बैक्टीरिया मींस बैक्टीरियोफाज में से बैक्टीरिया में जाने वाला है। चलो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप ये है बेटा कि यहां पे प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस। ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या होगा, ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज को, दैट मींस कि ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज को, ठीक है, रोटेट किया जाएगा, दैट मींस ब्लेंड किया जाएगा, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं वायरस और ये जो बैक्टीरिया है वो सेपरेट हो जाए। वायरस और बैक्टीरिया क्या हो जाए, एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। तो कह सकते हैं कि यहां पे वायरस कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं इन्फेक्शन फैला देने के बाद, और ये बैक्टीरिया अलग हो चुके हैं। यहां पे भी वायरस अलग हो गए हैं, बैक्टीरियोफाज अलग हो गए हैं, और ये बैक्टीरिया अलग हो गए हैं। देख सकते हो आप, ये टोटली सेपरेट हो चुके हैं। तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग। ओके, ब्लेंडिंग की मदद से हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब थर्ड केस क्या आता है, सो थर्ड केस को हम बोलेंगे बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड केस को बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता यह है बेटा कि एक स्पेसिफिक आरपीएम पे टेस्ट ट्यूब में ये वायरस और बैक्टीरिया को सेपरेट किया जाता है। क्योंकि आप एक बात जरा समझ लीजिए बेटा कि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारी एक्सपेरिमेंट की है, प्रोसेस की है, ब्लेंडिंग की मदद से कहीं ना कहीं वायरस और बैक्टीरिया को अलग किया है, पर जितना परफेक्शन तरीके से सेपरेट होना चाहिए उतना वो नहीं हो पाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेंसिटी कहीं ना कहीं हम इन दोनों को परफेक्टली सेपरेट कर सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो एक बात मैं कह सकता हूं कि यहां पे टेस्ट ट्यूब में, ध्यान से देखिएगा बेटा, टेस्ट ट्यूब में इन वायरस एंड बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं, बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया को सेपरेट किया जाएगा। और आपको ये जरा ध्यान में रखने की बात है कि ये वायरस जो है वो काफी हल्के होते हैं, उनका वजन ज्यादा नहीं होता। तो यहां पे ऊपर की तरफ सारे के सारे वायरसेस जो हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफाज वो आ जाएंगे, और नीचे की तरफ सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। नीचे की तरफ जो बैक्टीरिया यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें पैलेट कहेंगे, और जो वायरस ऊपर की तरफ यहां पे, ठीक है, हमें मिल रहे हैं उनको हम सुपरनेटेंट कहेंगे। ठीक है, आप एक बात समझ रहे हो ठीक से। यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, यहां पे भी वायरसेस जो है वो सेपरेट हो गए हैं तो हम इनको सुपरनेटेंट कहेंगे, और यहां पे कुछ बैक्टीरियाज हमें मिल रहे हैं तो हम यहां पे इनको पैलेट कहेंगे। चलिए अब जरा एक्सपेरिमेंट को जरा ऊपर से समझने की कोशिश कीजिए। हमने यहां पे सल्फर वाला बैक्टीरियोफाज लिया था, और ये सल्फर वाला बैक्टीरियोफाज का इंफेक्शन हमने बैक्टीरिया पे लगाया था। सल्फर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ था। हमारा मानना यह था कि प्रोटीन कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करना चाहते हैं हम। S35 जो है वो यहां पे प्रोटीन के साथ जुड़ गया था, और यहां पे फास्फोरस जो है वो डीएनए के साथ जुड़ गया था। अब जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन होगा, तो ऑब्वियस है कि वायरस में से प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो वायरस में से प्रोटीन बैक्टीरिया में आएगा। और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए वायरस में से बैक्टीरिया में आएगा। और साथ में यह भी जरा समझ लीजिए, अगर यहां पे प्रोटीन वायरस में से बैक्टीरिया में आता है तो बैक्टीरिया में सल्फर भी मिलना चाहिए, रेडियो एक्टिव सल्फर, अगर प्रोटीन आया है तो। दैट मीन्स कि वायरस में से अगर प्रोटीन गया है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, तो S35 बैक्टीरिया में दिखना चाहिए। यस, तो जब एक्सपेरिमेंट को एंड में देखा गया तो जरा ध्यान से सुनिए बेटा, ये इकोलाई के बैक्टीरिया है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, मान लो कि मैं यहां पे इकोलाई बैक्टीरिया लिख रहा हूं, तो हुआ ये कि इकोलाई में S35 की मौजूदगी नहीं मिली। दैट मीन्स बैक्टीरिया में कोई S35 नहीं मिला, पर वही S35 एज इट इज, वही S35 एज इट इज सुपरनेटेंट, दैट मीन्स बैक्टीरियोफाज में, वायरस में वैसा का वैसा ही मिला। दैट मीन्स वायरस ने जेनेटिक मटेरियल दिया होगा,
जेनेटिक मटेरियल दिया होगा बेटा, बट उसने प्रोटीन नहीं दिया। इस बात से प्रूव होता है अगर उसने प्रोटीन दिया होगा तो ऑब्वियस चीज है कि वहां पे S35 हमें वायरस की जगह इकोलाई में मिलता, हमें बैक्टीरिया में मिलता। क्या हमें बैक्टीरिया में मिला? नहीं। हमें बैक्टीरिया में सल्फर मिला? नहीं मिला। हमें वो सल्फर कहां मिला? सुपरनेटेंट में ही मिला, मतलब वायरस में ही मिला है, मतलब वो वायरस में ही मौजूद है, वो ट्रांसफर हो ही नहीं पाया, वो जा ही नहीं पाया। दैट मीन्स वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट इस केस में अगर देखें, फास्फोरस जो डीएनए के साथ जुड़ा था, एट द एंड जब सेंट्रिफ्यूगेशन किया तो इकोलाई के बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया में यहां पे P32 की मौजूदगी मिली बेटा, P32 वहां पे मिला। सुपरनेटेड में उस चीज की कोई वहां पे हमें सुपरनेटेड में हमें फास्फोरस P32 नहीं मिला रेडियो एक्टिव। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे यह प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं बैक्टीरियोफाज ने जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए को ही ट्रांसफर किया है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। क्योंकि ये जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए जब यहां से यहां ट्रांसफर हुआ बैक्टीरिया में, इसीलिए बैक्टीरिया में P32 की मौजूदगी मिली और वायरस में अब वो था नहीं, तो वायरस में वो मिला नहीं। तो इस बात से प्रूव हो जाता है बेटा कि ये जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्थ चेज ने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया कि किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका नेचर है, वो डीएनए है। प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाती है। अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस डायग्राम को इस तरीके से नोटिफाइड करके 3 स्टेप में इसको समझा सकते हो। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जेनेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मैं आने वाले टाइम में इस चैनल पे आपको मिलूंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो बेटा एज अर्ली एज पॉसिबल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें, और बेटा कमेंट करें कि आपको आने वाला वीडियो कौन सा चाहिए, सो मुझे भी पता चले कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।